नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो देखिए, आज की क्लास जो है वो है सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत, यानी सिंक्रोनस मोटर किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो से थोड़ा सा इसकी जो संरचना से जो बेसिक है उसका हमें पता लगता है। तो उससे ही हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत को समझेंगे। तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें। अब देखिए, सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत। तो देखिए, कार्य सिद्धांत को समझने के लिए हमें क्या करना है, पहले देखिए थोड़ी सी संरचना के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद में इस संरचना से ही क्या करेंगे, हम सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत यहाँ से समझेंगे। तो देखिए, ये मान लेते हैं ये कौन सा भाग है, ये सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर वाला भाग। कौन सा है, सिंक्रोनस मोटर का ये स्टेटर वाला भाग है। तो यहाँ पर देखिए, सिंक्रोनस मोटर का कौन सा भाग है, स्टेटर। कौन सा है, स्टेटर। यहाँ पर देखिए, स्टेटर को कौन सी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तो 3 फेज। कौन सी से करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई। ये कल वाली क्लास में देखा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, कोई एक यहाँ पर क्या है, रोटर है। आंतरिक भाग में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या जुड़ा हुआ है, इसमें रोटर है। तो रोटर पर देखिए, ये जो वाला भाग है, इस प्रकार से जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है, पोल शू। और इसमें देखिए क्या स्थापित की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भाग रहता है ये क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट। क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो वाला जो भाग होता है, ये भाग किस प्रकार से रहता है, शॉर्ट सर्किट रहता है। अब यहाँ पर देखिए, रोटर को कौन सी सप्लाई से उत्तेजित कर रहे थे, डीसी सप्लाई से। तो यहाँ पर देखिए, डीसी सप्लाई बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है डीसी सप्लाई। अब यहाँ पर देखिए, एसी जो सप्लाई है वो किस प्रकार की रहती है, प्रत्यावर्तित प्रकार की। यहाँ से देखिए, ये कैसे प्रकार की है, प्रत्यावर्तित प्रकार की। तो हमेशा ध्यान रखें कि 3 फेज एसी सप्लाई जो है ये हमेशा घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। कौन सी करती है, स्टेटर में। यहाँ से देखिए, कौन सा करेगा, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमेशा ध्यान रखें, एसी जो सप्लाई है, यहाँ पर देखिए 3 फेज जो सप्लाई है, यहाँ पर इनमें कला जो विस्थापन है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री पर। यदि हम इस प्रकार से इसको इसमें स्थापित करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो कला कोण पर जो 3 फेज की जो सप्लाई है ये क्या उत्पन्न करेगी, घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रोटर पर हम कौन सी सप्लाई लगा रहे हैं, डीसी सप्लाई। तो हमेशा ध्यान रखिए, डीसी सप्लाई जो है ये कौन सा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगी, तो ध्यान रखिए, ये स्थिर मान का चुंबक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी, स्थिर मान का चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये बातें यहाँ पर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, स्टेटर जो है, स्टेटर में कौन सी, स्टेटर में देखिए यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, इस आर्मेचर वाइंडिंग को 120 डिग्री के कला अंतर पर इस प्रकार से इसमें स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कौन सा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देखिए, जो रोटर होता है इसमें ध्यान रखिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पर देखिए, ये किस प्रकार से कार्य करेगी, तो यहाँ पर देखिए 3 फेज सप्लाई स्टेटर पर लगाने पर यहाँ पर देखिए, जैसे
कुछ समय के लिए यहाँ पर एन पोल बनेगा, कुछ समय के लिए यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, एस पोल। नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर क्या होंगे, दोनों पोल क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, जैसे एन और एस। अब यहाँ पर देखिए एसी की जो सप्लाई होती है वो कितने हर्ट्ज की रहती है, 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 50 दोलन प्रति सेकंड क्या करेंगे, इस प्रकार से एन एस एन एस एन एस, इस प्रकार से क्या होंगे, ध्रुव चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर स्टेटर के जो ध्रुव हैं, कभी कुछ क्षण के लिए एन ध्रुव रहेगा, फिर कुछ क्षण के बाद में एस बदल जाएगा, फिर कुछ क्षण के बाद में एन एस, इस प्रकार से क्या रहता है, बदलता रहता है। और यहाँ पर देखिए स्टेटर जो रोटर है, रोटर में देखिए कौन सी है, स्थिर मान का क्या होगा, चुंबक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई। तो यहाँ पर जैसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा ध्रुव बन रहा है, एस ध्रुव, एस ध्रुव, और यहाँ पर देखते हैं कौन सा बन रहा है, एन ध्रुव। क्यों, क्योंकि अब ये है, ये ध्रुव क्या है, स्थिर ध्रुव है, क्योंकि यहाँ पर डीसी सप्लाई है, तो ये ध्रुव चेंज नहीं होंगे। और 3 फेज एसी सप्लाई के जो ध्रुव है, यानी इनकी जो ध्रुवता है ये क्या है, प्रति सेकंड क्या होती रहती है, चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम उस क्षण की बात कर रहे हैं जिस क्षण पर देखिए स्टेटर में ध्रुव माना कुछ क्षण पर एस ध्रुव है, तो यहाँ पर देखिए तो रोटर का एस ध्रुव, अब देखिए यहाँ पर स्टेटर का एस ध्रुव और रोटर का एस ध्रुव, ये दोनों ध्रुव समान रहने पर क्या करेगा, ये रोटर चुंबक क्षेत्र की जो गति है एन एस वो इस प्रकार से है। और यहाँ पर देखिए रोटर भी क्या करेगा, समान ध्रुव होने पर ये थोड़ा सा क्या होगा, इधर की ओर क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्यों, कौन से क्षण पर, एस ध्रुव रहने पर, क्योंकि इसका देखिए रोटर का एस ध्रुव और स्टेटर का एस ध्रुव समान होने पर इस रोटर को क्या करेगा, इधर की ओर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और कुछ क्षण बाद में यहाँ पर स्टेटर पर कौन सा ध्रुव होगा, एन ध्रुव, वो क्या करेगा, असमान ध्रुव होने के कारण इसको इस प्रकार से क्या कर लेगा, पुनः वापस अपनी स्थिति में ला देगा। तो ये क्रिया बहुत फास्ट होती है, एन एस, तो ये रोटर क्या करता है, इस प्रकार से ही क्या करता है, गति करता रहता है। जैसे मतलब जैसे कंपन की तरह ही पूर्ण घूम नहीं पाता है, और ऐसे ही क्या करता रहता है, यहाँ पर इस प्रकार से कंपन करता रहता है, इधर उधर। तो देखिए ये जो क्रिया है स्टेटर में माना कुछ क्षण पर एस ध्रुव है, तो रोटर का एस ध्रुव, यानी दोनों ध्रुव क्या है, समान है। तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, और रोटर थोड़ा सा आगे की ओर क्या करेगा, गति करेगा। और उसी क्षण बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेटर में कौन सी प्रत्यावर्ती प्रकार की है, तो कुछ क्षण के बाद में क्या होगा, यहाँ पर फिर एन ध्रुव बनेगा और इस एस ध्रुव को क्या कर लेगा, फिर अपनी वापस स्थिति में ला देगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेटर का कुछ क्षण बाद पोल बदलकर कौन सा ध्रुव बनाएगा, यहाँ पर देखिए एन ध्रुव का निर्माण होगा, और आगे बढ़े हुए रोटर को पुनः अपनी
अपनी स्थिति में पुनः अपनी स्थिति में खींच लेता है, खींच लेता है। ये क्रिया इसमें चलती रहती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस टाइम पर एस रहेगा कुछ क्षण के लिए, यहाँ पर देखिए रोटर का जो एस पोल है और स्टेटर का एस पोल से क्या करेगा, प्रतिकर्षित होकर क्या होगा, थोड़ा सा इस ओर घूमेगा। उसी क्षण के बाद में स्टेटर पर देखिए ऐसी सप्लाई है, परिवर्तित मान की है, तो वह कुछ सेकंड के बाद में ध्रुव बदल लेती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आ जाएगा, एन। तो एन ऐसे क्या हो जाएंगे, असमान ध्रुव, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। तो आकर्षण होने के बाद में पुनः ये यहाँ पर पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो जैसे जैसे स्टेटर की ध्रुवता बदलती रहेगी उसी आधार पर ये क्या करता रहता है, इस प्रकार से ये घूमता रहता है। ये पूर्ण राउंड नहीं कर पाता है, केवल इतना ही क्या करता है, कंपन करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करते हैं, यदि यहाँ पर इसमें क्या लगा दे, प्राइम मूवर, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्राइम मूवर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइम मूवर प्राइम मूवर के द्वारा घुमाने पर, अब यहाँ पर देखिए, जब हम इस रोटर को स्टेटर की जो गति है, ध्यान रखिए, स्टेटर के जो चुंबक क्षेत्र की जो गति होती है उसे बोलते हैं तुल्यकालिक गति। तो यहाँ पर देखिए, स्टेटर की चुंबक क्षेत्र की जो गति है उसे बोलते हैं तुल्यकालिक गति, यानी NS, इसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो देखिए, स्टेटर के चुंबक क्षेत्र की गति के बराबर यदि हम इस रोटर की गति को घुमा दें, जब इस रोटर की गति को हम सिंक्रोनस स्पीड के बराबर यदि हम किसी बाह्य स्रोत यानी प्राइम मूवर के द्वारा इसको घुमाते रहेंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ पर कि जब स्टेटर का, यहाँ पर देखिए, स्टेटर का एस ध्रुव और रोटर का एन ध्रुव, यह यहाँ पर देखिए स्टेटर का एन ध्रुव या रोटर का एस ध्रुव, इस प्रकार से क्या रहने चाहिए, असमान ध्रुव। तो देखिए, रोटर का एन ध्रुव यानी स्टेटर का एस ध्रुव और रोटर का एन ध्रुव की स्थिति में आने पर क्या होगा, जब ये दोनों ध्रुव असमान है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा और इनके मध्य क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, इंटरमैग्नेटिक क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इन लॉक हो जाने के कारण फिर क्या करता रहेगा, रोटर सिंक्रोनस स्पीड पकड़ने के बाद में क्या होता रहेगा, फिर वह सिंक्रोनस स्पीड की तरह ही क्या करेगा, मूव करता रहेगा और मोटर क्या हो जाएगी, चलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, इनके मध्य क्या हो जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, इंटरमैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। फिर क्या होता है, इसका रोटर तुल्यकालिक गति से क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये इसका क्या है, इस मोटर का कार्य सिद्धांत। फिर से देखते हैं, स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, और देखिए यहाँ पर रोटर पर कौन सी है, फील्ड वाइंडिंग। तो स्टेटर की जो वाइंडिंग है, इसमें जो कौन सी सप्लाई है, 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई जो होती है वो कौन सी होती है, परिवर्तित मान की होती है। तो इसमें परिवर्तित मान के होने पर कुछ क्षण पर क्या होगा, S ध्रुव, कुछ क्षण पर N ध्रुव। तो इनकी क्या रहती है, प्रति सेकंड ध्रुवताएं बदलती रहती हैं।
और इस पर देखिए कौन सा चुंबक क्षेत्र बनता है, तो ध्यान रखिए घूर्णमान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। और यहाँ पर देखिए उत्तेजक, देखिए यहाँ पर देखिए इस रोटर पर कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, तो यहाँ पर देखिए स्थिर मान का क्या करेगा, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, स्टेटर में, यानी देखिए यहाँ पर स्टेटर में जब एस ध्रुव होगा और यहाँ पर देखिए रोटर का एस ध्रुव, ये क्या है, समान ध्रुव है। तो समान ध्रुव होने पर क्या होगा, रोटर प्रतिकर्षित होकर इस इधर और यानी स्टेटर की जो गति की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। फिर यदि यहाँ पर देखिए स्टेटर की ध्रुवता चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए एन ध्रुव हो जाएगा, तो दोनों क्या है, असमान, फिर ये क्या करेगा, इसकी ओर खींच लेगा। तो ये जो स्टेटर की जो ध्रुव है, ये यानी कुछ क्षण के लिए क्या करते हैं, कुछ क्षण में, यानी जैसे मान ले 50 हर्ट्ज क्या है, 50 बार क्या करेंगे, दोलन करेंगे प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या करेगा, ये कंपन करता रहेगा, ये पूरी तरह मूव नहीं कर पाता है। तो इसे घुमाने के लिए देखिए एक्स्ट्रा प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है। वो इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर घुमाने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाती है, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये रोटर फिर सिंक्रोनस स्पीड पर क्या करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। ये क्या है, इस मोटर का कार्य सिद्धांत। तो ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड की गति। तो यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस स्पीड की गति, अब देखेंगे सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति। तो यहाँ पर देखिए तुल्यकालिक गति जो होती है उसका जो एक फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो देखिए तुल्यकालिक गति जिसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, जिसे किससे दर्शाया जाता है, ns से। तुल्यकालिक गति जिसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसे देखिए n क्या है गति, s क्या है सिंक्रोनस। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। इसका एक फॉर्मूला होता है 120 F/P, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ns क्या है, यहाँ पर देखिए तुल्यकालिक गति, और यहाँ पर देखिए f क्या है, आवर्ती। अपने इंडिया में जो आवृत्ति है, इंडिया में आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर देखिए पोल, देखिए P क्या है, पोल की संख्या। अब यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस स्पीड और पोल में संबंध क्या है, तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड और पोल में जो संबंध है वो किस प्रकार से है, विलोमानुपाती। यहाँ पर देखिए पोलों की संख्या ज़्यादा होगी तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे आवृत्ति का मान क्या है, 50। तो यदि आवृत्ति का मान हम मान ले 50 हर्ट्ज है, क्या है, फ्रीक्वेंसी का मान यदि 50 हर्ट्ज मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस स्पीड 2 पोल पर। तो देखिए आपको यदि इसकी प्रैक्टिस है तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं, 2 पोल जो हैं, 2 पोल की जो स्पीड होगी वो हमेशा ध्यान रखिए कितनी रहती है, 3000 RPM। अभी हम इस फॉर्मूले से निकाल के भी देखेंगे। और देखिए यहाँ से 4 पोल रहने पर तो ध्यान रखिए कितनी होगी, 1500 RPM। और यहाँ पर देखिए 6 पोल रहने पर, यहाँ पर देखिए 6 पोल रहने पर कितनी गति रहेगी, 1000 RPM। और यहाँ पर देखिए 8 पोल रहने पर कितनी गति होगी, 750 RPM। RPM क्या है, राउंड पर मिनट। अब देखिए 2 पोल के लिए यहाँ से निकालते हैं, 2 पोल के लिए NS बराबर 120। यहाँ पर आवृत्ति क्या मानना है, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर देखिए 2 पोल, जब यहाँ से देखिए 120 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार होगा, 60 बार। जब हम देखिए 60 को 50 से क्या करना है, गुना करना है, तो देखिए कितनी होगी, 3000 RPM।
क्या होगी 3000 आरपीएम इसकी क्या होगी गति होगी। फिर देखिए ये किसके लिए है 2 पोल के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर 4 पोल के लिए, तो 4 पोल के लिए यहाँ पर देखिए 120 50 हर्ट्ज अपॉन पोल की जगह क्या रखना है 4। यहाँ पर देखिए 4 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार। यहाँ पर देखिए 30 इंटू 50 करिए कितनी होगी 1500 आरपीएम। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखेंगे 6 पोल के लिए। अब यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 इंटू 50 अपॉन 6। यहाँ पर देखिए फिर 6 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर देखिए 20 पंजो 100। तो यहाँ पर देखिए 20 इंटू 50 करेंगे 20 इंटू 50 तो यहाँ पर देखिए कितनी होगी 1000 आरपीएम। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 8 पोल रहने पर तो देखिए NS बराबर 120 इंटू 50 हर्ट्ज अपॉन यहाँ पर देखिए कितने हैं 8 पोल। यहाँ पर आवृत्ति का मान भी चेंज कर सकता है, वो आप फॉर्मूले में रखकर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 8 120। अब यहाँ से देखिए 15 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750 आरपीएम। तो इस प्रकार से आप इन फॉर्मूले में इनका मान रखकर भी क्या कर सकते हैं इनकी गति निकाल सकते हैं। एक बार देखते हैं कि वीडियो कंप्लीट चल रहा है या नहीं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में देखिए हमने पढ़ा तुल्यकालिक गति। सिंक्रोनस मोटर की तुल्यकालिक गति जो है स्पीड किस प्रकार से निकाली जाती है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सिंक्रोनस मोटर पर भार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से देखिए आपसे पूछा जाए कि सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाने पर उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर का लोड पर प्रभाव। तो देखिए सिंक्रोनस गति पर लोड का प्रभाव। तो यहाँ से देखिए सिंक्रोनस गति पर लोड का प्रभाव। तो देखिए सिंक्रोनस गति पर लोड का प्रभाव, यदि हम सिंक्रोनस मोटर पर लोड का मान बढ़ाएंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि लोड का प्रभाव सिंक्रोनस मोटर पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है वह स्थिर गति मोटर होती है। यहाँ से पूछा जाए तो ध्यान रखिए सिंक्रोनस मोटर पर लोड यानी क्या है भार। ये कौन सा भार है यांत्रिक भार। तो सिंक्रोनस मोटर पर लोड यानी भार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए क्या लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि तुल्यकालिक मोटर कौन से प्रकार की होती है स्थिर गति प्रकार की मोटर होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिए कि सिंक्रोनस मोटर पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि तुल्यकालिक मोटर स्थिर गति प्रकार की मोटर होती है। इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस मोटर पर लोड का प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो ध्यान रखिए लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि तुल्यकालिक मोटर जो होती है वह स्थिर गति प्रकार की मोटर होती है। अब देखेंगे कि जो सिंक्रोनस मशीन है उसका अल्टरनेटर की तरह व्यवहार, यानी सिंक्रोनस मशीन का अल्टरनेटर की तरह व्यवहार। तो देखें यहाँ पर शून्य भार पर, ऐसे देखिए शून्य भार पर, यहाँ से देखेंगे शून्य भार पर सिंक्रोनस मशीन का
अल्टरनेटर की तरह व्यवहार। तो यहाँ से देखिए क्या टॉपिक है, शून्य भार पर सिंक्रोनस जो मशीन है उसका अल्टरनेटर की तरह कैसे व्यवहार होता है, किस प्रकार से वह अल्टरनेटर की तरह कार्य करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए जो अल्टरनेटर जो होता है ये क्या रहता है, अल्टरनेटर को प्राइम मूवर के द्वारा क्या किया जाता है, घुमाया जाता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब देखिए यहाँ पर भार जो क्या है शून्य, तो यहाँ पर देखिए शून्य भार, यानी यहाँ पर देखिए शून्य भार, नो लोड, इसे क्या बोलते हैं, नो लोड पर। अब यहाँ पर देखिए शून्य भार पर देखिए सिंक्रोनस मशीन का अल्टरनेटर की तरह व्यवहार। तो यहाँ पर देखिए शून्य भार जो है वो क्या है, यानी लोड जो है वो क्या है शून्य। तो यहाँ पर देखिए लोड एंगल क्या होगा शून्य। आपसे पूछा जाए लोड एंगल, तो लोड एंगल जो है वो क्या है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए शून्य भार यानी भार है ही नहीं, तो यहाँ पर लोड एंगल क्या होगा 0। तो इस स्थिति में देखिए अल्टरनेटर जो होता है इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेरित वोल्टेज जो होगी उसे क्या बोला जाता है ईबी, और इसमें देखिए प्रदाय वोल्टता जिसे बोलते हैं वी, जो वोल्टेज प्राप्त होती है उसे बोलते हैं प्रदाय वोल्टता। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये कौन सी वोल्टेज है, प्रेरित वोल्टेज। ये कौन सी है, अल्टरनेटर की प्रेरित वोल्टेज। और ये कौन सी है, प्रदाय वोल्टता, प्रदाय वोल्टता। इनका मान क्या रहता है, समान रहता है, लेकिन क्या रहता है, विपरीत प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा ई, और यहाँ पर देखिए प्रेरित वोल्टेज और प्रदाय वोल्टेज क्या होते हैं, मान में क्या रहते हैं समान, लेकिन क्या रहेंगे विपरीत कला में। जो दिख रहा है यहाँ से देखिए ये इस प्रकार इस दिशा में है, और इसका जो प्रेरित वोल्टेज है वो किस दिशा में है, इस ओर है। तो देखिए यहाँ पर ईबी व वी का मान इम्पोर्टेंट है, का मान समान, वह विपरीत कला में, विपरीत कला में होता है। अब यहाँ पर देखिए ईबी और वी ये क्या है, समान है, लेकिन क्या है विपरीत कला में, क्या है विपरीत कला में। तो यहाँ पर देखिए इनके मध्य जो परिणामी जो वोल्टता होगी, कौन सी, परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता, परिणामी जो वोल्टता होगी जिसे क्या बोलते हैं ई आर। इनका जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा ई आर, वो क्या होगा 0। जब देखिए यहाँ पर वी, ई बी और वी ये दोनों क्या है, मान में समान है, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये विपरीत कला में है। तो यहाँ पर जो परिणामी वोल्टता होगी वो क्या होगी 0 वोल्ट। यहाँ से ध्यान रखें क्या होगी 0 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए परिणामी वोल्टेज क्या होगी 0 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर का जो करंट रहेगा IA क्या रहेगी 0, यहाँ पर क्या रहेगी IA 0। और इस स्थिति में देखिए विद्युत शक्ति यानी वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक हानि, कौन सी, वैद्युतिक हानि क्या होती है। तो यहाँ से देखिए IA² RA, यानी आर्मेचर करंट का वर्ग और आर्मेचर का प्रतिरोध के गुणनफल को क्या बोला जाता है, वैद्युतिक हानि। तो यहाँ पर देखिए IA का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैद्युतिक जो हानि है वो क्या हो जाएगी 0 वाट। वैद्युतिक हानि क्या होगी 0 वाट। और देखिए इस स्थिति को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लोटिंग कंडीशन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि इस स्थिति को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन। सिंक्रोनस मशीन का अल्टरनेटर की तरह व्यवहार। यहाँ से देखिए
ईबी और वी क्या रहता है, विपरीत कला में। और यहाँ पर देखिए ईबी व वी का मान समान व विपरीत कला में रहता है। परिणामी वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, 0 वोल्ट। धारा का मान क्या रहेगा, आर्मेचर का 0। और यहाँ पर देखिए विद्युत हानि जो है वो क्या रहेगी, 0 वाट। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिए कौन से भार पर है, शून्य भार पर। अब यहाँ पर एक शब्द और आएगा, वो है टॉर्क एंगल। वो चीज़ आप यहाँ से देखिए, टॉर्क एंगल। टॉर्क एंगल क्या होता है, टॉर्क एंगल के बारे में पूछा जाए तो टॉर्क एंगल की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए टॉर्क एंगल, आपसे पूछा जाए टॉर्क एंगल क्या होता है, तो यहाँ से देखिए टॉर्क यानी आघूर्ण कोण, बल आघूर्ण कोण, इसे क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण कोण। ये क्या होता है, टॉर्क कोण क्या होता है। तो देखिए स्टेटर पोल, यहाँ पर देखिए स्टेटर का पोल और फील्ड पोल, यहाँ से देखिए स्टेटर का पोल व जो रोटर का जो फील्ड पोल के मध्य का, ऐसे देखिए स्टेटर का पोल व फील्ड पोल के मध्य का कोणीय विस्थापन, जिसे किसे दर्शाया था, डेल्टा से। कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन को ऐसे देखिए टॉर्क एंगल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि स्टेटर का पोल व फील्ड पोल के मध्य का कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, टॉर्क एंगल कहलाता है। ये ध्यान रखिए, यानी स्टेटर पोल और रोटर का जो फील्ड पोल के मध्य, जो पोल के जो मध्य केंद्र है वहाँ का कोणीय विस्थापन जो है वो क्या कहलाता है, टॉर्क एंगल। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और है कि शून्य भार पर सिंक्रोनस मशीन का मोटर की तरह व्यवहार। यहाँ से देखिए सिंक्रोनस मशीन का मोटर की तरह व्यवहार। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भार देखिए कौन सा है, भार कोण क्या होगा, शून्य। यहाँ से देखिए भार कोण क्या होगा, शून्य। भार कोण क्या होगा, शून्य। अब देखिए अल्टरनेटर की तरह हम क्या कर रहे थे, अल्टरनेटर की तरह जब व्यवहार कर रहे थे तो उसके प्राइमोर को क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। और सिंक्रोनस मशीन अल्टरनेटर की तरह कार्य कर रही थी तो उसमें क्या हो रहा था, प्राइम मूवर को क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। अब मोटर की तरह व्यवहार करना है तो यहाँ पर क्या करना है, इसके प्राइम मूवर को हटा देते हैं। हटा देने पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो भार कोण है, भार कोण क्या है, शून्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए भार क्या है, 0। तो यहाँ पर देखिए अब मोटर की तरह व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब मोटर बिना भार के क्या हो रही है, घूम रही है, तो घूमने पर क्या होगा, उसमें नो लोड लॉस क्या होगा, यहाँ पे देखिए नो लोड लॉस क्या होगा, नो लोड लॉस। यानी वहाँ पर देखिए मोटर क्या हो रही है, घूम रही है, इस पर किसी प्रकार का लोड नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इनकी जो घूमेगी तो इसमें क्या होगी, विद्युत हानि क्या होगी, खर्च होगी। क्योंकि जब हम खाली मोटर को घुमाएंगे तो देखिए मोटर बिजली की खपत तो करेगी, यदि आप उस पर लोड लगाए या ना लगाए, क्योंकि उसमें लोड की तुलना में क्या होगी, कम विद्युत हानि होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नो लोड लॉस के कारण क्या होगा, यहाँ से देखिए नो लोड लॉस के कारण क्या होगी, विद्युत हानि होगी। तो देखिए स्रोत से क्या करेगा मोटर, नो लोड लॉस
बराबर क्या लेगी, वैद्युत हानि, वैद्युत खर्च करेगी। अब देखिए यहाँ पर नो लोड के कारण क्या होगी, विद्युत खर्च होगी। तो विद्युत खर्च होने के कारण देखिए इसमें क्या होगा, रोटर का जो टॉर्क एंगल था, यहाँ पर देखिए स्टेटर पोल और रोटर पोल, यानी जो रोटर पोल जो होता है वह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा है, ये मान लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ से देखिए रोटर, ये रोटर जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये पिछड़ जाता है। यानी ये कौन सा है, ये स्टेटर पोल, और ये कौन सा है, रोटर पोल। तो यहाँ पर देखिए क्या विकसित हो जाता है, टॉर्क एंगल। क्या हो जाता है, टॉर्क एंगल, टॉर्क एंगल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए ये रोटर जो है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत खर्च क्या करेगी, सप्लाई से विद्युत खर्च करेगी। और इसमें देखिए रोटर पोल स्टेटर पोल से थोड़ी सी पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है। यानी रोटर पोल स्टेटर पोल से थोड़ा सा पीछे हो जाता है, यानी टॉर्क एंगल उत्पन्न हो जाता है। टॉर्क एंगल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ से देखिए टॉर्क एंगल उत्पन्न होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो EB है, EB क्या हो जाता है, EB V से थोड़ा सा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। ध्यान रखिए EB V से थोड़ा सा पिछड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए पिछड़ने के कारण, यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ेगा तो पिछड़ने के कारण इसमें क्या होगा, ER यानी परिणामी वोल्टेज उत्पन्न होगी। परिणामी वोल्टेज क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्या होगा, परिणामी वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर देखिए परिणामी जो वोल्टेज है ER, वो देखिए क्या होगा, वो होगा V माइनस EB। क्या होगा, V माइनस EB। तो यहाँ पर देखिए जो धारा होगी, आर्मेचर जो करंट होगा वो क्या होगा, IA बराबर क्या होगा, ER अपॉन ये क्या है, ZS। यहाँ पर देखिए इम्पीडेंस प्रतिबाधा, सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। इस ZS को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो यहाँ पर देखिए IA के जगह इसमें मान रखेंगे, देखिए ER का मान रखेंगे V माइनस EB अपॉन ZS। ZS क्या है, तो देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस इम्पीडेंस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ZS क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। जिसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस प्रतिबाधा, जिसे क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा, सिंक्रोनस इम्पीडेंस इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ZS क्या होता है, देखिए ZS निकालेंगे तो रूट RA स्क्वायर प्लस SX स्क्वायर। यहाँ पर देखिए RA क्या है, प्रतिरोध यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और SX क्या है, पूछा जाए तो ये क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। SX को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहा जाता है। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर RA जो है, RA का यहाँ पर देखिए
जो एक्स एक्स एस है यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस का मान, ऐसे देखिए एस एक्स का मान आर ए से यानी इसके रेजिस्टेंस से पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए 10 से देखिए 10 से 100 गुणा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ये ध्यान रखिए क्या रहता है, एस एक्स जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है उसका मान क्या रहता है, 10 से 100 गुना ज़्यादा रहता है आर ए से, यानी आर्मेचर के रेजिस्टेंस से जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है उसका मान 10 से 100 गुना ज़्यादा रहता है। इस ज़्यादा के कारण, इसके ज़्यादा होने के कारण देखिए जो सिंक्रोनस प्रतिबाधा है, तुल्यकालिक प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे इम्पोर्टेंट है, जिससे मोटर क्या होती है, गर्म होती है।